नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को मकर संक्रांति की और उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। इंडक्शन प्रोग्राम के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों का इंडक्शन प्रोग्राम का लास्ट डे है। कल आपकी वाइट कोट सेरेमनी होगी, तो आपने बहुत इधर 9 दिनों में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी नई। अब मकर संक्रांति है जो उत्तरायण की हम बात कर रहे हैं, संयोगवश आज के दिन हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं जब आज मकर संक्रांति या उत्तरायण है। भारत में ये आपको मालूम होगा कि उत्तरायण बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। महाभारत में और गीता में तो ऐसा उदाहरण भी आता है उत्तरायण के विषय में। आपने पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह ने इंतज़ार किया था उत्तरायण होने का सूर्य। तो हमारे देश में उत्तरायण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है, एक सामान्य कॉमन सेंस से हम जानते हैं कि अब क्या होगा, दिन बड़े होने लगेंगे, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने लगेगा। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय जो भी हम साधना करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे हमारा ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें सीखेंगे जिसमें हमारा ज्ञान का प्रकाश भी उत्तरायण के सूर्य की तरह से बढ़ता जाए। और इंडक्शन सेरेमनी की जब हम बात करते हैं तो इंडक्शन का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन? इंडक्शन वर्ड का क्या अर्थ? आप लोगों ने इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया, कोई बता सकता है इंडक्शन का अर्थ क्या होता है? कोई? हम इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नींद भी कम आएगी और चीज़ें समझ में भी ज़्यादा आएगी। एक तो फॉर्मल इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल वेलकम जो किया जाता है, उसको ज्वाइनिंग कराई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्शन, जो हम समझते हैं और जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन इंडक्शन के बहुत सारे और मीनिंग, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो बहुत सारे आपको और मीनिंग मिलेंगे। जैसे इंडक्शन प्लेट तो सुनी होगी, बहुत सारे हॉस्टलर्स हो सकते हैं इंडक्शन प्लेट में खाना बनाते होंगे। फिजिक्स में इंडक्शन का मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी आप मेडिकल करिकुलम में आगे जाएंगे, जब ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिंग में पहुंचेंगे आप, तब आपको बताया जाएगा इंडक्शन ऑफ लेबर भी होता है। तो वो एक अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है। इंडक्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है वो होता है इंडक्शन एज रीजनिंग। रीजनिंग हमको आना चाहिए। रीजनिंग मतलब हम विज्ञान के छात्र हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमको हर चीज़ में रीज़न ढूंढना है, क्वेश्चन पूछना है क्यों। और अगर हम ये नहीं पूछते हैं तो फिर हम विज्ञान के छात्र नहीं हैं या हम अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढें, रीजनिंग, क्वेश्चन पूछें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि विंटर सोल्स्टाइस कब बनता है? कोई बता सकता है? विंटर सोल्स्टाइस छोटे कक्षाओं में पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। कब पढ़ता है? कोई नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाइए। 21-22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस पड़ता है। और उज्जैन में जो वेधशाला है हमारी, उसने बताया कि 21 दिसंबर को इस वर्ष, मतलब 2024 में 21 दिसंबर को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया और उत्तरायण हो गया। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों में, क्लास में, कि उत्तरायण कब हो रहा है? 21 दिसंबर, जब विंटर सोल्स्टाइस होता है उसके बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं और सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। पर हम कब मना रहे हैं मकर संक्रांति या उत्तरायण? 13-14 जनवरी को। और पिछले साल तो 15 जनवरी थी। ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको बताएंगे पहले 13 जनवरी पड़ती थी, अब 14-15 जनवरी पड़ती है। आने वाले समय में ये ऐसे 18 जनवरी, 20 जनवरी बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? ये रीजनिंग क्यों नहीं है? ये हमारे मन में प्रश्न क्यों नहीं आया? अगर हमने स्कूल्स में जब पढ़ा कि विंटर सोल्स्टाइस 21 दिसंबर से दिन बड़े हो गए, 21 दिसंबर से सूर्य उत्तरायण हो गए, तो हमको उसी समय अपने टीचर से प्रश्न पूछना चाहिए था कि फिर हम उत्तरायण 14 जनवरी को क्यों मना रहे हैं या 15 जनवरी को क्यों मना रहे हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? किसी को इसका आंसर मालूम है? नहीं मालूम है। अब ये थोड़ा सा कठिन है, हमारे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप में चूंकि बात शुरू हुई है तो मैं आपको बता दूं, अर्थ के 2 मूवमेंट होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। सबको मालूम है। रोटेशन जो होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुकी होती है, टिल्ट होता है, जिसके कारण वेदर्स आते हैं, ये भी मालूम होगा आपको। तो जब कोई एक गोल ऑब्जेक्ट
जब अपने एक्सिस पे झुक के रोटेशन करता है तो वो केवल रोटेशन नहीं करता है, उसमें साथ में वॉबलिंग भी होती है। कभी लट्टू चलाया किसी ने? यार चलते हुए देखा होगा, लट्टू कैसे घूमता है? गोल गोल तो घूमता है, लेकिन वो साथ में एक थोड़ा सा झुकाव लेके घूमता है, देखा है आपने? दैट इज़ कॉल्ड एज वॉबलिंग। स्ट्रेट नहीं घूमता है। तो अर्थ भी जब रोटेट करती है तो अर्थ में वॉबलिंग होती है। तो जब वॉबलिंग को कैलकुलेशन में लिया जाता है तो अलग गणना आती है, और जब वॉबलिंग को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है तो अलग गणना आती है। तो इसके हिसाब से दो हमको उत्तरायण मिलते हैं। तो वो जो गणना के कारण डिफरेंस आ रहा है वो 70 सालों में लगभग 70.5 वर्षों में एक दिन का होता है। तो दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि हर 70.5 वर्षों में एक दिन ये जो उत्तरायण है ये आगे बढ़ता जाएगा। ये ट्रॉपिकल ईयर और साइडेरियल ईयर के कारण होता है। ये आप अगर चाहेंगे, इंटरेस्ट होगा तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। हमारे यहाँ भारत में इसको सायन पद्धति और निर्यन पद्धति कहा गया, जिसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण हमारा उत्तरायण एक दिन बढ़ जाता है 70.5 सालों में। और ये 26,000 वर्षों की एक साइकिल होगी, उसके बाद वापस घूम के वो 21 दिसंबर में पहुंच जाएगा। यहाँ से ये बताने का क्या उद्देश्य? ये बताने का उद्देश्य ये कि ये रीजनिंग हमारे मन में क्यों नहीं आई, ये प्रश्न हमारे मन में क्यों नहीं आया। जब हमने सुना या जब हमने जाना तो हमने अपने टीचर से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, हमने अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछा कि जब सूर्य उत्तरायण होगा 21 दिसंबर को तो हम आज 14 जनवरी 15 जनवरी क्यों मना रहे हैं। तो अभी जो आप इस प्रोफेशन में आए हैं, इस एजुकेशन में आपने प्रवेश लिया है, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि ये रीजनिंग आप कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। क्वेश्चन पूछना है, आँख मूंद के कुछ चीज़ नहीं मानना है, और कोई चीज़ रट के नहीं याद करना है, प्रश्न पूछना है। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आप सही चीज़ें जान नहीं पाएंगे। तो आज जो हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ, और मेडिटेशन को भी थोड़ा सा साथ में जोड़ेंगे कि मेडिटेशन है क्या। वैसे आप लोगों को मुझे ऐसा बताया गया कि शायद मेडिटेशन पे एक लेक्चर हो चुका है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी मेडिटेशन के या ध्यान के विषय में होगी। लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी में बोलूँगा, सब लोग कंफर्टेबल हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हिंदी में क्यों बोलूँगा, उसका कारण ये है कि हम जिन विषयों पे आज बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ में भी जो शब्द प्रयोग करेंगे और जो ध्यान या मेडिटेशन के विषय में भी जो शब्द प्रयोग करेंगे, उन हिंदी शब्दों के कोई भी अंग्रेज़ी शब्द नहीं होते। अगर आपको जानकारी हो तो शायद हम जब यहाँ पर एक व्याख्यान आप पे शिक्षा नीति पे भी हुआ अभी कुछ दिनों पहले, तो आपको शायद मालूम होगा कि 2020 की जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को भी एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है। ये मालूम है आपको? बहुत अच्छी बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए, और हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक ज्ञान हमेशा से रहा है पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो उनको एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए, उनके विषय में हमको जानना चाहिए। पर हम क्यों नहीं जान पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी जो हम आधुनिक विज्ञान की जो शिक्षा लेते हैं वो अंग्रेज़ी में लेते हैं, और जो हमारे यहाँ जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है वो ज़्यादातर क्या, सारे हमारे जितने ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में हैं। तो संस्कृत या हिंदी के जो शब्द हैं उनके अंग्रेज़ी शब्द नहीं होते। तो आज जिन शब्दों की हम बात करने वाले हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, मानसिक स्वास्थ्य या ध्यान, इनके कोई अंग्रेज़ी शब्द नहीं होते। मन का कोई अंग्रेज़ी शब्द बता सकता है क्या? नहीं। बुद्धि का? माइंड इज नॉट मन, इंटेलेक्ट इज नॉट बुद्धि, एंड मेडिटेशन इज नॉट ध्यान। ये समझ में आया? अभी हम इसको आगे देखते हैं, और हम कुछ भी कोशिश कर लें अगर दूसरी किसी भी भाषा में बोलने की, तो हम उसका सही अर्थ निकाल ही नहीं सकते, उसका अर्थ का अनर्थ ही होगा। तो हमको कोशिश करना पड़ेगी कि हम हिंदी शब्दों का प्रयोग करें और उसको समझने की कोशिश करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं तो कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है, तो आखिरी दिन क्यों रखा गया? ये तो पहले होना चाहिए था ना, ताकि याद रहे। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया। और कौन कोई बताना चाहेगा? बेस प्लेयर सबसे बाद में उतारा जाता है मैदान में, ऐसा? फिल्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेक्स का सीन होता है, सब हीरो आके सब हिसाब बराबर करता है उसमें, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी इतने दिनों में आपने जो 9 दिनों में सीखा, उस 9 दिनों में आप ऐसा समझ लें
अगर हम समझने के लिए बात करें तो आपको सब तरह के हथियारों से लैस कर दिया गया जो आगे आने वाले समय में आपको फेस करना है। आप मैदान में उतरने वाले हैं, तो मैदान में उतरने के लिए आपको सभी तरह के हथियारों से लैस कर दिया गया। जैसे कोई अगर सैनिक है तो उसको आपने AK-47 भी दे दिया, AK-56 भी दे दिया, राइफल भी दे दी, मशीन गन भी दे दी, मोर्टार भी दे दिए, न्यूक्लियर पावर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन यदि उसको चलाना नहीं आता है तो क्या होगा? तो वो तो मैदान में मारा जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि जो आपने इतने दिनों में सीखा उसका जुडिशियस यूज़ हम कैसे करें, और उसके लिए हमें जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा वो बेहतर होना बहुत आवश्यक है। तभी हम जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ हमारी लर्निंग है, उसको हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है, कोई बता सकता है? हेल्थ की डेफिनेशन अभी पढ़ा दी गई होगी। कोई एक खड़ा होकर पूरी डेफिनेशन बता दे। हाँ प्लीज़। वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। ये डेफिनेशन आपको आगे हमेशा काम आएगी, हर साल में पढ़ना पड़ेगा हमेशा, और लाइफ लॉन्ग काम आएगी। जिसमें कहा गया हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अभी रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी को भी एज फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ में जोड़ा गया है। एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, ये इंपॉर्टेंट है आगे जोड़ना। मतलब बीमार नहीं होना का अर्थ ये नहीं होता कि आप स्वस्थ हैं, ये पहले समझ लीजिए। लोग ये समझते हैं कि हम बीमार नहीं तो स्वस्थ हैं। बीमार नहीं होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम स्वस्थ हैं। बीमार नहीं होना तो पहली क्राइटेरिया है कि हमको बीमार नहीं होना है। पर स्वास्थ्य जिसकी पॉजिटिव हेल्थ की बात है, अभी आगे आप पढ़ेंगे अपने कोर्सेज में, जिसमें ये बताया गया कि हमारे शरीर के सारे अंग, सारे सेल्स, सारे टिश्यूज़ अपने जो बेस्ट फंक्शनिंग कैपेसिटी जो हमको नेचर ने प्रोवाइड की है उसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसा अभी कहा जाता है कि हाइपोथेटिकल है, अभी शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके शरीर के सारे सेल्स, सारे अंग, सारे टिश्यूज़ बिल्कुल बेस्ट कैपेसिटी में काम कर रहे हो। हम बहुत कम, हमारा उस सीमा से बहुत पीछे हम काम करते हैं। और इसी तरह से मेंटल हेल्थ के बारे में, पागल नहीं होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। पागल नहीं होना तो बहुत आगे की बात है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अभी आप लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी पढ़ा। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा करियर का तनाव रहता है। तो ये जो भावनाएं हैं ये आती रहती हैं, और इतना कॉमन है कि अभी तो कहा जाता है कि डिप्रेशन इज़ एज कॉमन कोल्ड, बहुत कॉमन है। और ख़ासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो हमको अभी ये सीखना है कि हम इन सारी समस्याओं से कैसे मुक्त रह सकते हैं, और जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं उसके शीर्ष पर कैसे रह सकते हैं। अभी आप लोगों ने जो इतने दिन कोर्स अटेंड किया उसमें मुझको पता चला कि आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अटेंड किए उसमें कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी पे बात हुई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात हुई आप लोगों से, पेडागोजी और लर्निंग के ऊपर बात हुई आप लोगों से, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप लोगों को बताया गया, इथिक्स एंड मॉरल के विषय में भी बात हुई, करियर के बारे में भी बात हुई, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात हुई। इतनी सारी बातें हुई आप लोगों ने जो 9 दिनों में सीखा। अब प्रश्न ये है कि जैसे हम तनाव की बात कर ले, अधिकतर आपने देखा होगा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के आप टॉक सुनिए या वीडियोस देखिए तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं? बुरा मत सोचो, तनाव मत लो, निगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। या पेशेंट आ रहा है तो उससे अच्छे से बात करो, उससे भेदभाव नहीं करो, आपका जूनियर है या सीनियर है उससे मिसबिहेव मत करो। यही सब चीज़ें हम सीखते आ रहे हैं। अभी मेरा प्रश्न आपसे है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह घर से निकलते हैं तो सोच के निकलते हैं कि आज मैं बुरा सोचूंगा? कोई ऐसा सोच के निकलता है क्या? या ऐसा सोच के निकलते हैं कि आज मैं अपने जूनियर से मिसबिहेव करूंगा, या ऐसा सोच के निकलते हैं कि आज मैं इस पेशेंट के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करूंगा? अभी कभी ऐसा नहीं सोचते। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं या जब हम अपने लाइफ में रहते हैं तो उस तरह से व्यवहार करते हैं? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा? कोई ऐसा नहीं सोचता कि हम ऐसा कुछ भी गलत व्यवहार करेंगे या बुरा करेंगे या तनाव में रहेंगे या डिप्रेशन में रहेंगे, उसके बाद भी ऐसा होता है। कुछ साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म स्टार की मृत्यु हुई थी, सुसाइड माना गया, तो आपको ध्यान होगा उस वक्त ज़्यादा लोग ये बोल रहे थे
अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। पर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी, आप ऐसा समझ लें कि जो एक व्यक्ति अपनी पूरी आयु पूर्ण कर चुका हो, 90-100 साल से ऊपर की आयु हो उसकी, और उसके बाद किसी गंभीर रोग से भी ग्रस्त हो, वो भी मरना नहीं चाहता है। तो ये आप सोचिए कि मरना कौन चाहता है, सुसाइड कौन करना चाहता है? कोई करना अपने से नहीं करना चाहता, पर उसका उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। और लोग सलाह देते रहते हैं, अरे ये तो कोई तरीका नहीं है, और ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके हाथ में होता तो वो क्यों सोचता? कुछ वर्षों पहले कोविड के टाइम आपको ध्यान होगा, एक बाबा जी ने एक वीडियो में न्यूज़ चैनल्स में एक इंटरव्यू दिया था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। बाबा जी ने क्या कहा कि जब भगवान ने इतनी सारी फ्री ऑक्सीजन दी है तो लोग क्यों ऑक्सीजन के लिए पागल हैं? सुना आप लोगों ने ये इंटरव्यू? क्यों ऑक्सीजन के लिए पागल हैं? ले लें, फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको सिचुएशन के बारे में मालूम ही नहीं। तो ये कहना बिल्कुल आसान है कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। जो व्यक्ति है वो भी जानता है, हर कोई, यहाँ से आप लोग, सब लोग सोचते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, जीवन में आगे बढ़ें, व्यवहार अच्छा रखें, संबंध अच्छा रखें, लोगों से मधुरता से पेश आए, ये सब सोचते हैं। पर फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? एक फिल्मी गाना था बहुत प्रसिद्ध, अगर आपने सुना हो, मैं ऐसा क्यों हूँ। सुना? मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। कभी सोचा ऐसा कि मैं ऐसा क्यों हूँ? जब हम ऐसा करना नहीं चाहते तो हम ऐसे क्यों हैं? कभी मन में ये विचार आया कि मैं ऐसा क्यों हूँ? सोचा कभी? किसी ने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि हम सोचते ही नहीं जीवन भर। नहीं सोचते हैं। कितने लोग हैं जो कभी सोचते ही नहीं? अच्छा, एक प्रश्न और, क्या आप सोचते हैं कि आप सोचते हैं? चलिए, अच्छा, मैं आगे एक और बड़ा एक क्लेम करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप लोग कभी नहीं सोचते। विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे? हमारे प्राचीन भारतीय अध्यात्म ऋषियों ने कहा है कि सामान्य मनुष्य कभी नहीं सोचता, पूरा जीवन बेहोशी में निकालता। आप बेहोश हैं? होश में है ना? अगर कोई शंका हो तो थोड़ा सा चींटी काट के अपने को देख लीजिए कि जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं। और अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी जब ये हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कभी जीवन में सोचा था कि नहीं सोचा था। और मैं अभी प्रूव करूंगा कि आप कभी नहीं सोचते। आप नहीं, सामान्य मनुष्य जीवन में कभी नहीं सोचता। विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा? चलिए अभी इसको देखते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम जर्नी पे जाने वाले हैं। ये जर्नी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, देखिए, उसका सबसे फेमस डायलॉग क्या था? ये 70 मिनट। बहुत बढ़िया। ये 70 मिनट अगर आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया तो आई प्रॉमिस यू, यू विल नॉट वॉक आउट ऑफ हियर सेम एज यू एंटर्ड दिस रूम। आपकी लाइफ बदल जाएगी अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो। क्योंकि अभी बहुत सारा एक सीन बदलने वाला है जिस विषय में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं। जो मेडिटेशन अभी हम सीखने वाले हैं, या मेडिटेशन या ध्यान की हम बात करने वाले हैं, उसका उद्देश्य उसी चीज़ को अचीव करना है जो हमारे ब्रेन की क्षमता है, जो हम कभी उपयोग नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? सभी लोग करते होंगे। कुछ डेस्कटॉप यूज़ करते होंगे, कुछ लैपटॉप यूज़ करते होंगे, कुछ लोगों के पास हो सकता है कहीं बाहर से मंगाया होगा तो पाम टॉप भी होगा। सब लोग कंप्यूटर तो आजकल सभी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप शहर में चले जाएं तो आम बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो हो सकता है कंप्यूटर जानते भी नहीं, वो तो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते। लेकिन इस सृष्टि में जितने मनुष्य हैं, सब के सब ईश्वर के बनाए हुए नेक टॉप का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ नेक टॉप? ये ब्रेन, इसकी कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। हम सब इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है मालूम है? ये जी के क्वेश्चन है। कितने कैलकुलेशंस पर सेकंड? अच्छा, सुपर कंप्यूटर की क्या है क्षमता? कोई बता सकता है सुपर कंप्यूटर कितने कैलकुलेशंस कर सकता है पर सेकंड?
चलिए आगे अभी आप पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में ही हो सकता है आप लोगों को पढ़ाया जाए। न्यूरोनल कनेक्शंस के कारण ह्यूमन ब्रेन जो है वो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड कर सकता है। व्हाट इज़ 10 क्वाड्रिलियन? क्वाड्रिलियन मीन्स एक के बाद कितने ज़ीरो, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ट्रिलियन से आगे क्वाड्रिलियन, एक के बाद 16 ज़ीरो, इतने कैलकुलेशंस पर सेकेंड ह्यूमन ब्रेन कर सकता है एक एस्टिमेट के अनुसार। इतना बहुत अच्छे से अच्छा भी आप कंप्यूटर ले लीजिए, वो इतना करता नहीं है। कुछ सुपर कंप्यूटर्स जो अभी एकदम रिसेंट बन रहे हैं वो शायद कॉम्पीट कर पाएँ, नहीं तो ह्यूमन ब्रेन जितना पावरफुल कंप्यूटर कोई है नहीं। जब इतना पावरफुल कंप्यूटर हमारे पास है तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली? तो अगर हम इसको कंप्यूटर की एनालॉजी से ही समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आपका ब्रेन है ये एक हार्डवेयर है। एक साधारण उदाहरण से, जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं बाज़ार से, एक लैपटॉप आपने खरीदा, इट इज़ हार्डवेयर, तो वो एक ब्रेन है। आपको जो ब्रेन ईश्वर ने दिया इट इज़ हार्डवेयर। इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइंड और इंटेलेक्ट। हम माइंड और इंटेलेक्ट शब्द प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सही नहीं है। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि दो सॉफ्टवेयर हैं जिससे ये आपका हार्डवेयर रन करता है। एक साधारण एग्जाम्पल, आप एक बाज़ार से नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन इट, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स ने एक ही ब्रांड का सेम कॉन्फ़िगरेशन के, जिसकी सब रैम मेमोरी सब सेम है, 10 लैपटॉप्स खरीदे तो सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब 10 स्टूडेंट्स ने उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर डाले। अब एक साधारण उदाहरण से मैं बताता हूँ कि 2 + 2 = 4। किसी एक कंप्यूटर में आपने कोई ऐसा प्रोग्राम डाला, करप्ट प्रोग्राम, जिसमें ये आ रहा है कि 2 + 5। क्या होगा? उस लैपटॉप से, उस कंप्यूटर से जितनी बार आप पूछेंगे आंसर हमेशा 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही गलत है। तो यहाँ पे हमारे लिए समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जब जन्म लेते हैं तो बाज़ार से नए आए हुए कंप्यूटर की तरह से होते हैं, वो हार्डवेयर के साथ हम आते हैं, इसमें कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ नहीं रहता है। सॉफ्टवेयर डलना शुरू होता है जब बच्चा घर में पैदा होता है, तब से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। तो कैसे प्रोग्रामिंग होती है? सबसे पहले तो पेरेंट्स प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है? तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सवर्ण हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम सुंदर हो, तुम खूबसूरत हो, तुम इंडियन हो, तुम अमेरिकन हो, तुम शाकाहारी हो, तुम मांसाहारी हो, तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम मूर्ति पूजा नहीं करते हो। ये सब किसने डालना शुरू किया? पेरेंट्स ने डालना शुरू किया। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग बढ़ती जाती। फिर घर में दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, वो कुछ कहानियाँ सुनाएंगे, पुराणों की सुनाएंगे, कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज सुनाएंगे, वहाँ से आपकी कुछ प्रोग्रामिंग हो रही है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल गया, वहाँ पर फ्रेंड्स मिले, फिर फ्रेंड्स ने कुछ सुनाना शुरू किया, फिर फ्रेंड्स से प्रोग्रामिंग होने लगी, धीरे धीरे कुछ कुछ बातें सीखने लगे। फिर थोड़ा बच्चा पढ़ने लगा तो मैगजीन्स पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, उससे कुछ प्रोग्रामिंग हो रही है। ऐसे धीरे धीरे उसकी प्रोग्रामिंग होती जाएगी, मूवीज़ से, सोसाइटी से। और अभी तो प्रोग्रामिंग इतनी फास्ट हो रही है कि व्हाट्सएप से खटाखट प्रोग्रामिंग हो रही, इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारे ह्यूमन ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचती है? कैसे पहुँचती है इंफॉर्मेशन ब्रेन में? कैसे पहुंचेगी? सेंस ऑर्गन से। तो जितने सेंसेस हैं उनसे सबसे कोई इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन में पहुंचती रहती है। तो कैसे पहुंचेगी? जैसे मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझको देख रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच रही है, विजुअल सिग्नल्स पहुंच रहे हैं ब्रेन में। आप जहां बैठे हुए हैं तो जो कुछ डेस्क के आपको टच के सेंसेशंस, वो सेंसेशंस ब्रेन में पहुँच रहे होंगे। इसके अलावा अगर कहीं फ़ैन चल रहा होगा तो फ़ैन की हवा लग रही होगी, उसके सेंसेशन पहुँच रहे होंगे। ऑडिटरी सेंसेशंस होंगे, मैं बोल रहा हूँ वो कान में सुनाई दे रहा है आपको, वो सब। तो जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे सबसे कुछ कुछ सेंसेशंस कंटिन्यूस ब्रेन में पहुँचते रहते हैं। कितने सेंसेशंस हमारे ब्रेन में पहुँचते हैं, कोई अंदाज लगा सकता है? कितने सेंसेशन? अगर हम अभी, आप लोग नए जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं तो हम उसी पे बात करते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में ही। 50 GB पर सेकेंड्स, इतना डाटा आपके ब्रेन में पहुँच रहा है पर सेकेंड। 50 GB कितना होता है? 50 GB। अगर उसको दूसरे उसमें देखने, अभी तो ज़्यादातर जो लोग अभी मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, कितना GB का प्लान रहता है? 1.5 GB 2 GB के प्लान रहते हैं ज़्यादातर। और 1.5 GB 2 GB में आप पूरा दिन निकाल लेते हैं पर डे। और यहाँ पे 50 GB पर सेकेंड जा रहा है। 50 GB पर सेकेंड का मतलब, अगर हम दूसरे उदाहरणों से देखें तो लगभग ये होता है
2.5 करोड़ टाइप किए हुए A4 साइज़ के पेजेस के बराबर इतनी इन्फॉर्मेशन पर सेकेंड पहुंच रही है ब्रेन में। और अगर दूसरे उसमें वर्ड्स में देखें तो 70 फिल्मों की CD के बराबर इन्फॉर्मेशन पर सेकेंड आपके ब्रेन में पहुंच रही। अगर कंप्यूटर की बात करें तो इट इज़ 400 बिलियंस बिट्स पर सेकेंड, 400 अरब बिट्स पर सेकेंड इतनी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में पहुंच रही। तो अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा आपके पास डेटा ब्रेन में पहुंच रहा है और उस डेटा को ब्रेन को उसको एनालाइज करना है। तो अभी जो हमने बात की कि 2 सॉफ्टवेयर हैं, मन और बुद्धि, उसके द्वारा वो उस डेटा को एनालाइज करेगा। अब मन क्या है और बुद्धि क्या है ये भी थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच रही है, आपके पास और भी पहले डिफरेंट सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन रही होगी, एजुकेशन से भी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। हम क्या समझते हैं इसको, हम समझते हैं कि नॉलेज है, ये हमने जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर की ये हमारी नॉलेज है। और ये इन्फॉर्मेशन एक हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट समझ लें जहाँ स्टोर होती है, जिसको जैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में मेमोरी कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो भारतीय ज्ञान है वो कहता है चित्त एक जगह होती है जहाँ वो स्टोर होती है। तो चित्त में या मेमोरी में सारी इन्फॉर्मेशन आपने बचपन से अभी तक जो सीखा वो स्टोर हो गई। जो वो स्टोर हो गई मेमोरी, उसके बेस पे आपका आई बनता है। आई मतलब मैं कौन हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो आप क्या बताएंगे, मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाने डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। ये सब जो आपने मैं बनाया ये किसके आधार पे बनाया, जो आपका पूरा स्टोर्ड है पिछले इतने सालों का। तो अभी हमारा जो मन है वो कैसे काम करता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन सेंसस से आपके मन तक आई, मन क्या करेगा, जो पीछे आपका मेमोरीज़ है, पास मेमोरीज़ हैं, उससे जो भी आपके पास, जिसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो नॉलेज है, पर वो नॉलेज नहीं है, दैट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन है उससे कुछ चीज़ें निकालेगा। हमारा जो ईगो बन चुका है, जो आई बन चुका है, उसके बेस पे इससे भी कुछ मैसेज जाएगा मन पे, और मन उसके बेस पे रिएक्ट करेगा। जैसे कभी हमने कोई व्यक्ति को देखा जिसने कभी हमारा कुछ बुरा किया हो, अब वो सामने आएगा तो पहले ही हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा, ये कहीं फिर से बुरा करने तो नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। जबकि हो सकता है कि अब हो सकता है वो माफ़ी मांगने आ रहा हो सकता है वो उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई हो, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा होगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई घर में, किसी पर्टिकुलर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कल्चरल डाइवर्सिटी या रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात हो रही थी, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी कि पर्टिकुलर कल्चर जो है वो अच्छा नहीं है, पर्टिकुलर रिलीजन है वो अच्छा नहीं है। तो जब उस कल्चर या उस रिलीजन का व्यक्ति मिलेगा, उसने आपका कुछ किया ही नहीं, बुरा किया ही नहीं, वो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, पहले ही से प्रोग्रामिंग है, तो आपका मन कहेगा कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये कुछ बुरा कर सकता है, तो ये तो गड़बड़ है। लेकिन हम इसको कहते हैं लॉजिक। व्हाट इज़ लॉजिक? अगर साइंस की भाषा में कहें, बहुत सिंपल हम बता रहे हैं, लॉजिक क्या है, A = B, B = C, दैट मीन्स A = C। सिंपल है, हम ऐसे ही कहते हैं। पर क्या लॉजिक सही होता है हमेशा? इसी एग्जाम्पल को देखें तो ये हम कभी नहीं कह सकते कि ये सही है। जैसे ये जो वुडन डोर है, अगर हम इसी का एग्जाम्पल ले लें, आधा खुला है तो हम कह सकते हैं कि आधा खुला है तो इसका मतलब है आधा बंद भी है, ये लॉजिक हो गया। लेकिन ये लॉजिक कहाँ फेल हो जाएगा, जो बाहर वाला ग्लास डोर है वो बंद है पूरा, तो हम ये नहीं कह सकते वो पूरा बंद है दैट मीन्स पूरा खुला भी है। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि लॉजिक फेल हो गया यहाँ पे। तो लॉजिक कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ही दूसरा, शेर का उदाहरण ले लीजिए। हम ये जानते हैं कि शेर क्या होते हैं, जानवर होते हैं, सारे शेर जानवर होते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक। तो हम ये क्या लॉजिक या निकाल सकते हैं कि इसलिए सारे जानवर भी शेर होते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता है। जो हमने शुरू में बात की थी ना इंडक्शन की, तो इंडक्शन एज रीजनिंग का जो मतलब होता है वो यहीं पे आता है लॉजिक का, जहाँ पर हम अपनी पुरानी जितनी भी इंफॉर्मेशन से स्टोर्ड हैं उसके बेस पे कोई कंक्लूजन निकालते हैं। जो डेफिनेशन है इंडक्शन की रीजनिंग में, वो साइंटिफिकली ये कही जाती है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोमाइसेस लेके हम एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्शन। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, और ज़्यादातर केसेस में वो गलत भी होता है। तो कैसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एक तो यही मैंने बताया, शेर वाला ही, दरवाजे वाला भी, कि हम ऐसा सोचते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही हो।
तो हमको क्या करना चाहिए? अभी ये सब बातें कहाँ पे हो रही हैं? ये सब बातें मन के स्तर पर हो रही हैं, अभी बात बुद्धि तक पहुँची नहीं। ये क्यों हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूलों में। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे आग में हाथ डल जाए तो ब्रेन तक पहुंचने के पहले आप हाथ पीछे हटा लेते हो, क्योंकि अगर ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने सोचा, फिर उसके बाद ऑर्डर किया कि हाथ हटा लो, तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लेवल पे काम हो रहा है। तो ये जो अभी हम काम कर रहे हैं ये सारे, ये मन के स्तर पे हो रहे हैं, बुद्धि तक अभी बात पहुंची ही नहीं। मन केवल पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके बेस पर एक्शन ले रहा है, जिसको हम लॉजिक कहते हैं। पर लॉजिक ज़रूरी नहीं कि सही हो, और हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर हम सोच नहीं रहे हैं। हम पुराने जो हमारे पास जो खाए हुए अनुभव हैं उसको हम जुगाली कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नील्स बोर का नाम सुना है? नील्स बोर एक बार ऐसे ही एक डिस्कशन में, साइंटिस्ट के डिस्कशन में किसी बात पे उन्होंने कहा, ये फेमस कोटेशन है, आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा, नो नो, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर जस्ट बीइंग लॉजिकल। हम सब के साथ ऐसा होता है, हम ज़्यादातर जगहों पे लॉजिकल होते हैं, हम सोचते हैं ही नहीं। बात समझ में आ रही है अभी कि हम बात ब्रेन के लेवल तक तो है, लेकिन इंटेलेक्ट के लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर अभी बात नहीं पहुंची। हम मन के स्तर पर ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसी को जो अभी सबसे ज़्यादा, अगर विज्ञान में सबसे आगे चलने वाली बात क्या है, किस पे अभी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है? हाँ हाँ, कौन बोला? जोर से बोले। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशंस आपके पास स्टोर्ड हैं उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकाल रहा है कंप्यूटर, और वो आपसे बेहतर कंप्यूटर रिजल्ट निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है आपसे बेहतर? क्योंकि उसके मेमोरी में वो सब भी स्टोर है जितना आपके मेमोरी में स्टोर नहीं। पूरी दुनिया का उसके पास, अगर नेट से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके पास। तो वो जो इन्फ्रेंस निकालेगा, आप ह्यूमन ब्रेन उतना इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। तो वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। एलन ट्यूरिंग का नाम सुना आपने? सुना है? कौन थे? सर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को जर्मन मैसेजेस डिकोड करने की उन्होंने वो बना के दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए प्लीज़। जर्मन मशीन थी एक एनिग्मा, जिसके बारे में बोला जाता था कि वो जो कोडेड मैसेज भेजते हैं उसको डीकोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता था कि 159 मिलियन कॉम्बिनेशंस बनते थे। तो अगर 10 मनुष्य पर मिनट एक भी डीकोड करेंगे तो ऐसा बोला जाता था कि 20 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे उसको डीकोड करने में, और पर डे वो मैसेज चेंज कर देते थे। तो ऐसा माना जाता था कि ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है उसको डीकोड कर पाना। तो एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो सबसे पहले मशीन बनाई उसका नाम उन्होंने रखा इमिटेशन गेम, और उस मशीन से उन्होंने उसको ब्रेक किया। तो सबसे पहले उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड की बात की। तो उनका यह कहना था कि एक मशीन जो वायर्स के साथ और सिलिकॉन के साथ वैसा ही डिसीजन ले रही है जैसा मनुष्य न्यूरॉन्स के साथ या साइनेप्सिस के साथ ले रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? इसीलिए उन्होंने सबसे पहले थिंकिंग मशीन वर्ड कॉइन किया कि मशीन्स भी थिंक कर सकती। तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन ये मशीन जो इंफॉर्मेशन के बेस पर कंक्लूजन्स निकाल रही है, रिजल्ट निकाल रही है, वो अगर किसी ह्यूमन को ये कन्विंस करने में सफल हो जाए कि वो मशीन नहीं है, आया समझ में? दैट इज कॉल्ड एज ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट में एक एक्सपर्ट होता है और सामने हिडन होते हैं, एक तरफ कंप्यूटर होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, और जो एक्सपर्ट होता है वो क्वेश्चंस पूछता है, दोनों आंसर करते हैं। और जिस दिन उन्होंने कहा था ट्यूरिंग ने 40s के दशक में कि जिस दिन वो ये बता देगा कि इसमें सफल हो जाएगा कि साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए कि आंसर मशीन दे रही है कि ह्यूमन बीइंग दे रहे हैं, तो उस दिन मशीन इंटेलिजेंट कही जाएंगी जैसे ह्यूमंस होते हैं। अभी ChatGPT 4 जो है उसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है, मालूम है आपको? लेकिन अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे बात कही जा रही। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए है क्योंकि अभी भी वो उसी पे बात कर रहा है जो पुरानी इन्फॉर्मेशंस हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशंस गलत हो गई, जैसे अभी हमने बात की अभी कि हमारी जो प्रोग्रामिंग अगर गलत हो गई, बचपन से हमको गलत चीज़ें दिखा दी गई, बताई गई, तो हम उसी तरीके से सोचेंगे।
एक बच्चा वेजिटेरियन घर में पैदा होता है, वो समझता है कि वेजिटेरियन डाइट ही आइडियल है। जब वो मेडिकल एजुकेशन में आता है उसको पता चलता है कि बैलेंस डाइट लेने के लिए नॉनवेज सोर्सेज से भी फूड लेना अनिवार्य है। तब क्या होगा? तब उसको बेचैनी होगी, उसको ये विश्वास नहीं होगा, वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव डिसोनेंस मनोविज्ञान में। ये साइकोलॉजी में आगे हो सकता है, साइकेट्री में आप पढ़ें, तो उसके कारण उसको स्ट्रेस होगा क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। एक बच्चा है जिसके घर में मूर्ति पूजा नहीं होती, वो जब दूसरे लोगों को मूर्ति पूजा करते, इतने बड़े लेवल पे फंक्शंस करते देखेगा तो उसको स्ट्रेस होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये क्यों हो रहा है कि ये प्रोग्रामिंग गलत होने के कारण हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही समस्या है कि अगर प्रोग्राम कौन कर रहा है? ह्यूमंस प्रोग्राम कर रहे हैं, और यदि आपने उनको गलत प्रोग्राम कर दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन भी गलत रिजल्ट्स देगी, जैसा हमने शुरू में कंप्यूटर वाले एग्जाम्पल में देखा। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता सकता है क्या? ऐसा हो चुका है क्या कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गलत रिजल्ट्स दिए हों? ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गूगल में सर्च करिएगा। शुरुआती दिनों में अमेज़न ने लोगों को हायर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग जिन लोगों ने की थी उसमें कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी रही होगी, ऐसा माना जाता है, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। तो जब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों को सेलेक्ट किया तो उसमें महिलाओं को उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग इस टाइप से थी कि ये अच्छे वर्कर नहीं है। ये प्रोग्रामिंग क्यों गलत हुई? क्योंकि जिन्होंने प्रोग्राम किया होगा वो गलत किया होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर गलत प्रोग्राम हो जाए तो गलत तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसको हम खुद लर्निंग फेज़ में डालें। जैसे हम घर में पैदा हुए, उसके बाद जब हम सोसाइटी में आते हैं तो सीखना शुरू कर देते हैं। आप लोग बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग हो रही। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार क्या किया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया कि तभी तो वो सीखेगा, नई नई चीज़ें बाहर से सीखेगा, तब उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना सीखेगा। कितने लोग हैं एलेक्सा यूज़ करते हैं? कोई एलेक्सा मालूम है? यूज़ करता है कोई? नहीं। अच्छा, अभी बहुत सारे एआई के फ्री वर्जन्स अवेलेबल हैं, वो तो यूज़ करते होंगे। क्यों फ्री वर्जन्स अवेलेबल हैं? ट्रेनिंग मॉडल से वो इसीलिए फ्री वर्जन्स दिए हुए हैं कि वो जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है, एलेक्सा का इंप्रूवमेंट हो रहा है, जितने आपको फ्री वर्जन्स दिए वो इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि वो सीख रहे हैं कंटिन्यूस। लेकिन शुरुआती दिनों में माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि एक एआई में उन्होंने देखा कि पब्लिक ने उसको गालियाँ सिखा दी। अब ये तो गड़बड़ है। आप बच्चा अगर घर से कुछ प्रोग्रामिंग लेके गया, फिर सोसाइटी में गया, तो सोसाइटी से गलत बातें भी सीख सकता है। गलत बातें सीख ली तो सब गड़बड़ हो गया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, यहीं पर रोल आता है बुद्धि का। अगर हम बुद्धि का उपयोग करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हम ये गलत बातें हैं। और इसके लिए अभी जो पूरा का पूरा जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो लगे हुए हैं, सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वो किस में लगी हुई है? टू डेवलप आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वो होता है जिसमें कंप्यूटर खुद सोच सकता है, वो सेल्फ अवेयर होता है और सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है कंटिन्यूसली, सेल्फ डिसीजन मेकिंग उसमें होती है। दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI। वो अभी है नहीं, आने वाले भविष्य में वो भी होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबा समय नहीं है, कुछ सालों के अंदर हमारे पास ASI भी होगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी होगा। अभी AI के लेवल पे भी वो हमसे ज़्यादा क्यों है, हमसे आगे क्यों है? क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी हमारे पास नहीं है। ASI के लेवल पे अगर वो आ जाएगा तो बहुत सारे लोग इस पर अभी से ही डिबेट शुरू हो गई हैं कि वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, फिर वो तो हो सकता है हमारे ऊपर शासन करने लगे। हो सकता है ऐसा? हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज होगी और सारे डिसीजन लेने की कैपेसिटी होगी, तो वो उसके लिए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे अगर आप कहीं कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने जाएं, वहाँ नीचे कुछ चींटियाँ चलती दिखें तो क्या आप काम रोक देते हैं क्या? ह्यूमन बीइंग्स के लिए उसके लिए कोई वैल्यू नहीं, ऐसे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग अभी इस पर डिबेट करते हैं कि क्या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हमको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, पर इस पे काम तेज़ी से चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम बुद्धि का उपयोग करें। हम ऑलरेडी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ईश्वर ने हमको दिया हुआ है, हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम मन के स्तर पर ही अपना जीवन जी रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इससे कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के दो तरीके हैं।
कि या तो अगर कोई सिस्टम आप बाज़ार में उतारते हैं, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर उतारते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया जाता है। जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तभी वो बाहर से आने वाले वायरसेस को रोक सकता है। हमारे लिए वायरसेस क्या हैं? हमारे लिए वायरसेस हैं ये मीम्स क्या? जो हमको बाहर से इन्फॉर्मेशंस मिल रही, जो हमारी लर्निंग हो रही, जो ट्रेनिंग हो रही है, ये सब मीम्स हैं। तो इसीलिए अभी मॉडर्न साइंस में बोला जाता है कि हम 50% जेनेटिक्स के कारण हैं और 50% मिमेटिक्स के कारण है। 50% जेनेटिक्स मीन्स जो आप बाज़ार से लैपटॉप खरीद के लाए ब्लैंक, वो हमारी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, आँखों का कलर क्या होगा, ये सब जो डिसाइड हुआ हमारे जेनेटिक्स के कारण। लेकिन 50% हमारा डिसाइड हो रहा है ये कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग जो मिमेटिक्स है उसके कारण डिसाइड हो रहा है कि हम आगे कैसे बनेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमको, इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ किया जाता है माइंड वायरसेस। हमको अगर माइंड वायरसेस से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एंटीवायरस कौन इंस्टॉल करेगा? बाज़ार से नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो एंटीवायरस कौन इंस्टॉल करता है? आप करते हैं। तो अगर पेरेंट्स एक बच्चा लेके आए हैं तो पेरेंट्स को एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स के खुद भी एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है। अब ये दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स के पास जो मीम्स हैं वो वही बच्चे को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं और बच्चा भी उसी स्तर पे जीना शुरू कर रहा है और पूरा जीवन वो केवल एक लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे सारा जीवन निकाल देता है और बेहोशी में जीता है। बेहोशी में कैसे जीता है? मैंने पहले पूछा था कि बेहोश हैं कि होश में? होश में है। चलिए, कई लोग यहाँ हैं, हॉस्टल से यहाँ आते होंगे तो साइकिल से आते होंगे, कोई बाइक से आते होंगे, आते हैं। कितने लोग हैं जो पूरा ध्यान रहता है उनको कि अब गियर चेंज करना है, अब ब्रेक लगाना है, अब पैडल मारना है? ध्यान रहता है? नहीं ध्यान रहता है। आप निकलते हैं, अपने आप मोड़ आया, गाड़ी मुड़ गई, स्पीड बढ़ाना है बढ़ गई, कोई ऑब्स्टेकल आया, ब्रेक लगा दिया, कभी ध्यान रहता ही नहीं और इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। अचानक कोई सामने आ जाता है तो आप हड़बड़ा जाते हैं, फिर आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम बेहोशी ख्यालों में जी रहे थे, मन में विचार चल रहे थे, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लेकिन दिमाग में ढूंढ रहा है कि शाम को हमको मूवी जाना है, अभी क्लास में ये होमवर्क नहीं किया है, उसने उसको देखा, उसने उसको बोला। इस तरह के जो थॉट्स हैं कंटिन्यूअस मन में घूमते रहते हैं। इसीलिए एक गाना बना था, भेजा शोर करता है। तो भेजा क्या शोर करता है? भेजा यही शोर करता है, लगातार कंटिन्यूअस थॉट्स। जितने सेंसेस आ रहे हैं उनसे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उनसे पुरानी मेमोरी निकाल निकाल के मन सोच रहा है। तो गाना क्या बना? मन दौड़ने लगता है। एक गाना है, फिल्मी गाना, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? चलिए, थोड़ा सा पुराना गाना है, शायद नहीं सुना होगा। तो ऐसा क्यों होता है? अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक सुपरस्टार हैं, सपोज चलिए अमिताभ बच्चन जी हैं, वो एक पेन का विज्ञापन करते हैं, आपने देखा होगा। वो पेन का विज्ञापन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं ये पेन यूज़ करता हूँ। आपने विज्ञापन देखा, फिर आपको अमिताभ बच्चन दिखे तो आपने कहा कि ये तो केबीसी में आते हैं, केबीसी का नया शो आ रहा है, वो अभी बहुत हिट हो गया है। इनके पुत्र अभिषेक बच्चन हैं, उनकी वो वाली मूवी आई थी, उनकी मैरिज ऐश्वर्या राय से हुई है। ऐश्वर्या राय आज अमेरिका में है, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से ऐसा नियम बनाने वाले। क्या हुआ? एक पेन देख के आपने शुरू किया और मन दौड़ रहा है कहाँ कहाँ, अमेरिका तक चला गया। क्या हुआ? आप बेहोशी में जी रहे हैं, सिर्फ ये साइकिल चल रही है, मन में लगातार कंटिन्यूअस विचार आ रहे हैं। तो जो मेडिटेशन का एम है, पहले तो ये जो फालतू के विचार हैं इनको कट ऑफ करना, टू लिव इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए। और एक सबसे सिंपल टर्म जो उसके लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है माइंडफुलनेस। तो सबसे पहले हमको शुरू, माइंडफुलनेस ही मेडिटेशन नहीं है या ध्यान नहीं है, हम ध्यान शब्द का प्रयोग करेंगे। मेडिटेशन इज़ नॉट ध्यान। मेडिटेशन बेसिकली हमारे जो योग में 8 अंग बताए हैं उसमें ध्यान के पहले की अवस्था है। तो हमको ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। ध्यान की अवस्था में पहुंचना है मतलब बुद्धि की अवस्था में पहुंचना है। जब मन नहीं होगा, बुद्धि होगी और बुद्धि के द्वारा हम सोच समझकर जब निर्णय लेंगे। अभी मन के स्तर पे क्या हो रहा है कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, रिफ्लेक्सली काम कर रहे हैं, इसलिए थॉट्स हैं ही नहीं। तो इस अवस्था को कहते हैं विचारहीन, नो थॉट्स, कोई विचार नहीं है, बस रिफ्लेक्स ऐसा आया, ऐसा ऐसा है, हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग है इसलिए मैं ऐसा करूँगा। ये विचारहीन अवस्था है। सबसे जो लोअर ब्रेन की स्थिति है वो ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट आती है, अगर हम बुद्धि के स्तर पे जाएं तो बुद्धि के भी फिर 2 फंक्शन आ जाते हैं, विवेक और प्रज्ञा। तो विवेक क्या है? वो विचार करेगा और वो ये सोच सकेगा कि मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी है। जो सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात की अभी,
एआई के केस में जब एएसआई आएगा तो वो सेल्फ अवेयर होगा। सेल्फ अवेयर होगा मतलब हम वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन फूड लेने वाले हैं, लेकिन हमको बैलेंस डाइट में नॉनवेज पढ़ाया जा रहा है, हमको बेचैनी हो रही है, तो हम बुद्धि का उपयोग करके सोच सकते हैं कि मुझको ये बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे ये विचार हैं। अब हम न्यूट्रल होकर उसको जज करने की कोशिश करें कि वो सही है कि गलत है। तो यदि जो सही है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तब तो हम विचारवान हैं, और नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम फिर मन के स्तर पे, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, बेचैनी हो रही है, हम जो सोचते हैं वो हो नहीं रहा है। और जो लास्ट जो बेस्ट है जिसके लिए कहा गया है निर्विचार अवस्था। तो निर्विचार अवस्था क्या होती है? वो अवस्था होती है जब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हों उसके लिए आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं, ये ऐसा है तो इसलिए ऐसा है, बिल्कुल तुरंत प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञा कहलाता है। तो ऐसा सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इसका उदाहरण महाभारत से मिलता है। 3 पात्र थे, दुर्योधन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। सुनिए कहानी आप लोगों ने। दुर्योधन क्या था? दुर्योधन जो था पहले थॉटलेस नहीं था, वो नो थॉट्स की स्टेज में था, विचारहीन। विचारहीन क्यों? उसकी प्रोग्रामिंग थी बचपन से। पहले हमारे पिताजी के साथ बेईमानी की गई, वो धृतराष्ट्र को राजा होना चाहिए था, उनको बनने नहीं दिया गया। अब मेरा राजपाट है, मुझको राजा बनने नहीं दे रहे हैं, युधिष्ठिर को बना दे रहे हैं। उसकी प्रोग्रामिंग थी, उसको बस राज चाहिए था, कैसे भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, वो युद्ध करने के लिए तैयार था। तो ये विचारहीन अवस्था है, जो सबसे निचली अवस्था है। अर्जुन दूसरे स्तर पर है। अर्जुन उसके बाद भी, वो सही है, उसको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सोच रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, वंश नष्ट हो जाएंगे, महिलाएं दूषित हो जाएंगी, इस तरह के बहुत सारे उसमें श्रीमद् भगवद गीता में आप पढ़ेंगे। तो अर्जुन पूछ रहा था भगवान श्री कृष्ण से कि हम क्या करेंगे राजपाट लेके अगर जब सब लोग मर जाएंगे तो ये विचारवान मनुष्य है जो प्रश्न कर सकता है सब कुछ सही जानने के बाद भी। हमको कम से कम उस स्तर पर आना है जो एक मनुष्य की, सामान्य मनुष्य की अवस्था होती है, कि कम से कम उस स्तर पर आना है कि हम प्रश्न पूछ सकें। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण है निर्विचार अवस्था में, उनके लिए कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, उनको सब क्लियर है कि क्या करना उचित है क्या अनुचित है, तो उनको विचार की भी आवश्यकता नहीं। तो वो कहलाती है थॉटलेसनेस की स्टेज। लेकिन हम उस स्थिति में जी नहीं रहे हैं। हम किस स्थिति में जी रहे हैं? मन की स्थिति में जी रहे हैं, और इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। जो मन से युक्त है वो मनुष्य है, जो आयु से युक्त है उसको आयुष्य शब्द प्रयोग होता है। ऐसे मन से युक्त जो है वो मनुष्य कहलाते हैं, कि मन के स्तर पर ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है। अभी जो मैंने बात की, आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे हिंदी साहित्य में भी। चित्त को हमने बोला कि मेमोरी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। सेंसस से कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो चित्त में गई, चित्त ने बताया कि ये व्यक्ति खराब व्यक्ति है, तो क्या होगा? चित्त में वल्स उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? चित्त वृत्ति। सुना है आप लोगों ने ये शब्द? चित्त वृत्ति मतलब चित्त में आपके खलबली होने लगी कि ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, ये ठीक है, ये उचित नहीं है, ये सब शुरुआत होगी। तो चित्त वृत्ति, और अगर चित्त वृत्ति खराब होगी तो ये अफेक्ट करेगी आपके मन को, आपका मन भी खराब होगा, तो आपकी मनोवृत्ति किधर जाएगी? खराब की अवस्था में जाएगी। अब जब मनोवृत्ति खराब की अवस्था में जाएगी तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने जो लॉजिक नेला और जो चित्त से जो इन्फॉर्मेशन आई और इस सब के हिसाब से हमारी मनोवृत्ति खराब हो गई, तो हमारा जो सोच बनेगी वो पॉजिटिव या निगेटिव बनेगी। ओपिनियन जो बनेगा वो किसी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव या निगेटिव बनेगा। तो हमारा एटीट्यूड उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो थोड़ी सी बात के कारण अभी हमने बुद्धि के स्तर तक बात ही नहीं की और हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक या नकारात्मक हो गया। तो जो बात शुरू में हम कह रहे थे कि आप किसी को समझाते रहो कि तुमको सकारात्मक सोचना है, वो सकारात्मक सोच ही नहीं पाएगा। और फिर आगे क्या होगा? उसके बाद आगे ये होगा कि अगर आपने नकारात्मक सोचा तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होंगे जो उसको और बढ़ाएंगे, और जब और बढ़ाएंगे तो आपके अंदर एंगर और डिप्रेशन पैदा होगा, एंगर और सैडनेस पैदा होगी। या तो आपको गुस्सा आएगा या दुख होगा। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक ही चीज़ें हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है एंगर और सैडनेस की अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों? एक स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जाता है एंगर इज एक्टिव सैडनेस एंड सैडनेस इज पैसिव एंगर। समझ में आया? कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे एक बच्चे ने आपको, छोटा बच्चा है, छोटा भाई है आपका, उसने कुछ परेशान किया है, कुछ बोला, आपको गुस्सा आया, तो आप डांट देंगे या उसको मार देंगे? आपके जूनियर ने कुछ बोला, आपने डांट दिया। लेकिन आपको आपके बॉस ने कुछ बोला, गुस्सा बहुत आ रहा है आपको, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाएंगे,
तो आप दुखी हो जाएंगे कि आज बॉस ने बिना मतलब डांट दिया आपको। और अगर आपसे जूनियर कोई है, आपका छोटा कोई है, जहाँ आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं तो वहाँ आप गुस्सा निकाल देंगे। तो ये जो पार्ट आया दोनों आपके ओपिनियन से, आपकी सोच के कारण आया, जिसमें आपने नकारात्मक सोचा, वैसे केमिकल्स रिलीज़ हुए, फिर एंगर या सैडनेस या डिप्रेशन पैदा हुआ, फिर और केमिकल्स रिलीज़ हुए, फिर और इसी तरह के थॉट्स जनरेट होंगे। तो ये एक पॉजिटिव विशियस साइकिल बनेगा और आप डिप्रेशन में, सैडनेस में जाते जाएंगे। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप उस ओर जाएं जहाँ पर बुद्धि का उपयोग है। जब बुद्धि का उपयोग करेंगे, अभी क्या हुआ कि हमने रिएक्ट किया, जो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स सेक्शन की, ऐसा होगा इसलिए मैं ऐसा करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल थिंकिंग। बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी व्यक्ति अपने आप को एकदम सही समझता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है इसलिए मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब हम ब्रेन के स्तर पर जाएंगे, बुद्धि के स्तर पर जाएंगे, तो वहाँ पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या डिफरेंस है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में? रिएक्ट हमने रिफ्लेक्स लेवल पे किया, हमने सोचा ही नहीं, हमने रिएक्ट कर दिया। एक ने गाली दी, मैंने पलट के उसको गाली दे दी, बात बुद्धि तक गई ही नहीं। और जब बुद्धि तक गई तो हम फिर बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, उसके आधार पर सोच समझकर अपना एक्शन लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। तो हमको क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। और जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तब क्या होगा? तब जो केमिकल्स रिलीज़ होंगे वो पॉजिटिव केमिकल्स होंगे और उससे हमको हैप्पीनेस या ब्लिस की फीलिंग होगी। फिर वो ऐसे पॉजिटिव केमिकल रिलीज़ करेंगे, फिर ये पॉजिटिव साइकिल बनेगी, एक विशियस साइकिल बनेगी और हम अच्छा ही सोचेंगे, हमारे अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। तो अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी सोच गड़बड़ है और प्रोग्रामिंग गड़बड़ है, उसके कारण ऐसे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस हो रही है वो मुन्ना भाई MBBS में जो बताया गया कि केमिकल लोचा हो रहा है। फिर केमिकल लोचा जब बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। फिर आप जाएंगे किसी साइकेट्रिस्ट के पास। मुझको लगता है शायद समय हो गया होगा आप लोगों के नेक्स्ट प्रोग्राम का। तो ध्यान में हमको कोशिश ये करना है, परिभाषा मैं संक्षेप में बताता हूँ कि बिल्कुल शुद्ध चैतन्य की अवस्था बोली गई। शुद्ध चैतन्य की अवस्था मतलब ये जो हमको माइंड वाला स्टेज है वो निकालना है और बुद्धि का उपयोग करना है, और उसके बाद निष्पक्ष होकर निर्णय लेना है विदाउट हमारी प्रोग्रामिंग से इन्फ्लुएंस हुए। और जब हम ऐसा कर सकते हैं तभी हम बुद्धि के स्तर पर जिएंगे, तभी हम सकारात्मक हो सकेंगे और जो सही है वो सोच सकेंगे। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मन के स्तर पर हम सारा जीवन निकाल देंगे, जैसे आमतौर पे जानवर निकाल देते हैं। लेकिन बुद्धि का उपयोग जब हम करेंगे, एक साधारण छोटा सा एग्जाम्पल है, आग में हाथ डालते हैं तो जल जाते हैं, ये रियल एक्सपीरियंस है, कोई इसमें डाउट है नहीं, बिल्कुल प्रामाणिक अनुभव है। और जो व्यक्ति आग में हाथ डालेगा जल जाएगा, फिर वो दूसरों को सबको बताएगा कि जल जाते हैं, जितने लोग डाल के देखेंगे सब जल जाते हैं, बिल्कुल कन्फर्म्ड है। और इसीलिए बड़े से बड़े जो जानवर होते हैं वो आग के पास जाने से डरते हैं। शुरुआती मनुष्य भी जला होगा आग से, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। हो सकता है कि ज़्यादातर जो लोग थे जो जल गए होंगे वो मन के स्तर पे, अरे बहुत खतरनाक है, उसके पास जाना ही नहीं। तो यदि हम मन के स्तर पर जीते रहते तो हम भी आज जैसे जानवर डरते रहते हैं आग से, हम भी डरते रहते। पर कुछ मनुष्यों ने बुद्धि का उपयोग किया होगा, उन्होंने आग से बचते हुए आग कैसे बेनिफिशियल यूजेस हम कर सकते हैं वो सोचा होगा। तो हमको क्या करना है? हमको करना ये है कि हमको मन से मुक्त होना है, बुद्धि के स्तर पर आना है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि बुद्धि से मन को नियंत्रण में करके ही उस परम तत्व को जाना जा सकता है। तो पहला तो अपनी बात खत्म करने के पहले जो मैंने शुरू में पूछा था, कि अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो पहले सोचते थे? अभी पहले तो सब लोग बोल रहे थे कि हम तो सोचते हैं। ये समझ में आया कि हम सोचते नहीं हैं, हम जीवन रिफ्लेक्स में अपना निकाल रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रामिंग के बेस पे, हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन के बेस पे अपना जीवन निकाल रहे हैं। तो हमको क्या करना है? उस बुद्धि के स्तर पर पहुंचना है। और उस बुद्धि के स्तर पर पहुंचने की जो विधियां हैं वो ध्यान की अवस्था रहती है, वो हमको उस चैतन्य की अवस्था में ले जाती हैं जहाँ पर हमारा ये मन नहीं रहता। इसलिए बहुत सारे दार्शनिक इसको कहते हैं नो माइंड स्टेट। ध्यान के लिए शब्द प्रयोग करते हैं नो माइंड स्टेट, अमन की स्थिति, जहाँ पर मन नहीं है, केवल बुद्धि है। तो जब आप उस स्थिति में पहुँच जाएंगे तो ये जो सारे तनाव हो रहे हैं अभी हम जिनकी बात कर रहे थे कि डिप्रेशन है, एंगर है, सैडनेस है, ये सब नहीं होंगे आपको।
उसके बाद, और आप जो सही निर्णय है, जो उचित निर्णय है वो ले पाएंगे। तो हमको वो चीज़ सीखनी है। और दूसरा, पतंजलि योग सूत्र, अगर किसी ने पढ़ा है पतंजलि योग सूत्र? नहीं पढ़ा। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा दी है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। चित्त की वृत्तियां क्या? यही जो अभी मैंने बताया कि जो भेजा शोर करता है, जो इन्फॉर्मेशन आई, जो स्टोरी मेमोरी है, उसके कारण जो भी आपके घबराहट हो रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, वो सब जो कंट्रोल करता है वो योग है, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। तो आगे अगर समय मिलेगा कभी तो हम उन विधियों की भी बात करेंगे कि ध्यान उस स्टेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, वो बहुत आसान नहीं है। ऐसा कहना बहुत आसान है, ये अभी आपको थ्योरी पार्ट क्लियर हुआ कि हमको करना क्या है, हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन वो सीखना, उस स्थिति में आ पाना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, उसमें से शायद कुछ लोग हैं 2 मिनट में आपका फिर मन दौड़ने लगता है। थोड़ी देर आप माइंडफुलनेस हो के और जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अवेयर रहें, सेल्फ अवेयर रहें, फिर थोड़ी देर में कुछ दिख जाएगा, मन फिर दौड़ने लगेगा। तो बहुत कठिन है। और फिर इसकी अगली स्टेज बोली गई है समाधि। समाधि में जो मनुष्य ऐसा कर लेते हैं वो कंटिन्यूअसली उस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज में रहते हैं। इसलिए समाधि जो है वो संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिल के बना है, सम धन आधि। क्या मतलब इसका? समान रूप से अंत तक चलते रहना। और कोई बताएं, आधि का क्या अर्थ होता है? वो आदि है, द है, आधि, ध धनुष का आधि। 2 तरह के रोग होते हैं, ये अभी आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। शारीरिक, अभी हमने बात की क्या, फिजिकल मेंटल वेलबींग की, शारीरिक और मानसिक रोग। शारीरिक जो कष्ट हैं वो व्याधियां हैं, जो मानसिक हैं वो आधि है। तो जब जो सब भी आधियों में भी समान रह सके वो समाधि की अवस्था में। तो समाधि की अवस्था में कब आ पाएंगे? जब आप पूरी तरह से बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मन से मुक्त हो जाएंगे। तो आज इस उत्तरायण के दिन पर मैं वही उपनिषद के ऋषि का श्लोक आपके सामने कहना चाहता हूँ। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। हम जिस तरह से उत्तरायण का सूर्य उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, उसी तरीके से ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। धन्यवाद। थोड़ा सा कठिन हुआ होगा शायद आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान शब्दों में समझा सकूं, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी ले सकूं। आशा है स्पष्ट हुआ होगा। किसी के कोई सवाल? कोई प्रश्न पूछना चाहें? हाँ प्लीज। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि शून्यता ही संपूर्णता है या फिर उनमें भी कोई डिफरेंस है? बैठ जाइए। एक श्लोक इसमें भी दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक का अर्थ क्या है? ये श्लोक कहता है यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, और पूर्ण में से आप पूर्ण निकाल लोगे तो भी पूर्ण ही शेष रह जाएगा। तो जो शून्यता कई अर्थों में प्रयोग होती है, हम जो सामान्य अर्थों में समझते हैं, हम मैथमेटिकल सेंस में बात करते हैं जिस अर्थ में शून्य की बात। यहाँ पर शून्य की बात उन अर्थों में नहीं कही गई है जो हमारे फिलॉसफिकल थॉट्स हैं। दार्शनिक स्तर पर उस तरह का शून्य नहीं बोला जाता है। जब आप बुद्धि के स्तर पर आएंगे तो ये जो शोर हो रहा है ये सब समाप्त हो जाएगा। तो आप उस स्थिति में जब आएंगे तो वो शून्यता उस मैथमेटिकल सेंस में शून्यता नहीं है। आप सब के लिए जागरूक हैं, आप सब के लिए अवेयर हैं, और पूरी तरह से बुद्धि और पूरा मस्तिष्क आपका कार्य करने की अवस्था में उपलब्ध है। और उस स्थिति में जो आपका इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकती है। तो पूरी यूनिवर्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके पास अवेलेबल होगी, जैसे प्राचीन भारतीय ऋषियों के पास थी। तो स्पष्ट हुआ? थैंक यू। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? हाँ प्लीज़। जैसे हमने काफी शुरुआत में ये बात कही थी, क्या हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं? सर, तो मतलब एक चीज मतलब ये कि जो हमारे थॉट्स रह रहे हैं वो भी हमें समय समय से एक उस पे चेक रखना चाहिए, क्या हम सही उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम इतने सारे पर्सपेक्टिव, इतने सारे नैरेटिव्स हैं आज के समय में, तो हम वो जजमेंट कैसे लाएंगे कि हमारे जो थॉट्स हैं वो सही में सकारात्मक जा ही रहे हैं कि नकारात्मक तो नहीं जा रहे हैं सर? क्योंकि
हम अपने उससे देखें तो कोई चीज़ यदि सही है, किसी और के से हमें वो गलत दिखेगी, उसके से कुछ सही दिख रहा है, कुछ गलत दिखेगा, तो सिर्फ वो एक बन नहीं पाता है कि मतलब हाँ हम सही ही जा रहे हैं कि हम गलत ही जा रहे हैं। तो वो सिर्फ वो चीज़ की क्लैरिटी कैसे आएगी? बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक भी रिलेटिव टर्म है। जी सर। पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव थिंकिंग हो। पॉजिटिव थिंकिंग में भी निगेटिव थिंकिंग, एंड निगेटिव थिंकिंग में भी समटाइम्स पॉजिटिव थिंकिंग। कैसे? सकारात्मक सोचने का अर्थ ये नहीं होता कि हम हर समय बैठ के सकारात्मक ही सोचते रहें। शेर सामने आ रहा है, आप बैठ के सोच रहे हैं कि शेर मुझको नहीं खाएगा, बहुत अच्छा शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ऑस्ट्रिच टेंडेंसी क्या है? शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गाड़ लेता है जब खतरा देखता है, और सोचता है कि अब खतरा उसको देख नहीं रहा है तो खतरा ख़त्म हो गया, पर खतरा जाता नहीं है, खतरा आता है और उसको खा लेता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भारत में बिल्ली चूहे का उदाहरण है कि चूहा जब बिल्ली को देखता है तो आँख बंद कर लेता है। तो सकारात्मक सोच ये नहीं हुई, ये नकारात्मक सोच हुई। सकारात्मक सोच क्या हुई? हम लोग सर्जरी में जाते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस रहते हैं, तो ऑपरेशन के पहले सिस्टर को बोलते हैं कि सिस्टर इसमें ये वेसल्स कट सकती हैं, तो ये वाले इंस्ट्रूमेंट अलग से रख लेना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और 2 अलग से अरेंज करवा लेना, ये थ्रेड रख लेना, इस तरह के बैंडेज, इस तरह के कॉटन रख लेना, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन को भी कॉल कर लो, इसको भी बुला। तो क्या हम नकारात्मक सोच रहे हैं? आप जो पॉजिटिव थिंकिंग का कंसेप्ट है, अभी लोग कह देंगे अरे बोले आप पहले से नकारात्मक सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, हम सकारात्मक सोच रहे हैं। हम हर कॉम्प्लिकेशंस के लिए अगर प्रिपेयर्ड हैं पहले से, दैट इज़ कॉल्ड एज रियलिटी थिंकिंग। हमको पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की ओर नहीं जाना है, हमको रियलिटी थिंकिंग, जो रियलिटी है उसको देखना है और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में सोचना है। तब हम सही मायने में सकारात्मक सोच करेंगे। कौवे वाली कहानी सुनी है? जो प्यासा कौवा था, थर्स्टी क्रो, सुनी है? तो अगर कौवा पेड़ पे बैठ के बस पॉजिटिव सोचता रहता, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, तो पानी ऊपर आता क्या? पानी ऊपर नहीं आता, कौवा ऊपर चला जाता। तो क्या हुआ? कौवे ने पॉजिटिव एक्शन लिया, उसने उसमें कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया और फिर वो पानी उस कौवे ने पिया। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। नंबर 1 पॉसिबिलिटी थिंकिंग, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके सब के बारे में आप सोचिए। वो कब सोच सकते हैं? जब आप बुद्धि के स्तर पर होंगे। मन के स्तर पे होंगे नहीं सोच पाएंगे। बहुत नीचे पानी है, मैं कैसे पी सकता हूँ, मेरी तो वहाँ तक चोंच ही नहीं पहुँचेगी, पॉसिबल ही नहीं है, अब तो मरना निश्चित है। ये क्या हो रहा है? ये मन के स्तर पर हो रहा है। बुद्धि के स्तर पर आप जब जाएंगे तो हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे, और फिर केवल सोचना नहीं, इट इज़ सपोर्टेड बाय पॉजिटिव एक्शन। तो रियल सकारात्मक सोच क्या है? पॉसिबिलिटी थिंकिंग विथ पॉजिटिव एक्शन। समझ में आया आपको? ठीक, हाँ प्लीज़। ये जो मन से बुद्धि तक जाने की जर्नी है, इसको हम कैसे अकॉम्प्लिश कर सकते हैं? अभी यही बात हुई कि ये जो ध्यान की विधियाँ, इनके द्वारा हम कर सकते हैं। पहले स्टेज जो मैंने अभी, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए, हमारे यहाँ योग में या प्राचीन भारतीय ज्ञान में भी ये बिल्कुल एडवांस स्टेज, ये ऐसा है कि PhD का क्वेश्चन है, आप पहली कक्षा में पूछ रहे हैं, तो वहाँ तक जाया जा सकता है। पर वो योग की सारी क्लासेस पास करके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वहाँ तक जाया जा सकता है। लेकिन अभी आपके लिए जो सबसे सिंपल चीज़ मैंने बताई वो है माइंडफुलनेस। जितना आप कोशिश करेंगे कि माइंडफुल रह सके। कई बार अगर आपके मन में कोई किसी के लिए कुछ विचार आ रहा है, तो कम से कम आप शांत बैठ के ये तो सोच के देखिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, या मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहा है। ये अगर आप देख सकते हैं एज ए थर्ड पार्टी कि ये मेरे मन में ये विचार आ रहा है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है स्पिरिचुअलिटी में, साक्षी ध्यान। साक्षी ध्यान इज़ विटनेस। आपको विटनेस होना है जो भी हो रहा है, तो वो हम होते नहीं हैं। जैसे विटनेस कैसे होंगे? कोई भी जो विचार मन में आ रहा है तो आप एज ए थर्ड पार्टी उसको देखिए, उसको सोचिए कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है। पहले तो आप उसके लिए अवेयर हो जाएंगे, फिर जब वो विचार आपको समझ में आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहा है, क्या मेरी प्रोग्रामिंग के कारण तो नहीं आ रहा है। ये सब आप बुद्धि से उपयोग करके कर सकते हैं। एक साधारण उदाहरण, मूवीज़ देखने जाते होंगे सब लोग। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी दुख वाली मूवी चलती रहती है, तो कई बार आपने देखा होगा लोग रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से उसी में घुसे हुए हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व, उनको बाकी कुछ नहीं दिख रहा। आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं पूरी तरीके से, वो मर गया, हीरो मर गया, हीरोइन मर गई। आप क्या करते हो? उसको जगा देते हुए, क्यों रो रहे हो भाई, पिक्चर है ये, सामान कहाँ तुम। वो जैसे ही जागता है तो उसको फिर खुद हंसी आने लगती कि मैं क्यों रो रहा था। वो आंसू पोंछ लेता है और उसका दुख तुरंत कम हो जाता है उसी समय। तो ये क्या हुआ? ये चूँकि माइंडफुल हुए तो हम बेहोशी से निकलें, और पहले माइंडफुल हों,
सोचें हम, क्यों हमको ये दुख हो रहा है, क्यों एंगर हो रहा है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है। जब हम उसको सोचने की कोशिश करेंगे, माइंडफुल होंगे थर्ड पार्टी के रूप में, ना कि उसमें इन्वॉल्व हुए बिना, तब हम सही समझ पाएंगे। और यदि आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो आगे ध्यान पे और बातें करेंगे। ध्यान की विधियों को सीखिए और उससे आप हर स्थिति में आप अपना जो एकेडमिक है उसमें भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप बुद्धि का उपयोग करेंगे, हम तो बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, उतना बेहतर आप डॉक्टर बन पाएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो ये 9 दिनों में सीखा कि लोगों से अच्छा व्यवहार करें, हर कल्चर में, हर रिलीजन में लोगों से भेदभाव नहीं करें, डिसेबिलिटी वाले के साथ भेदभाव नहीं करें, ये तब आप सीख पाएंगे जब आप बुद्धि का उपयोग करेंगे। मन के स्तर पर जिएंगे तो आप वैसा ही जिएंगे जैसे आपकी बचपन से अभी तक की प्रोग्रामिंग है। तो जो भी प्रोग्रामिंग है उसको हमको क्या करना है, डी प्रोग्राम करना है, क्योंकि गलत प्रोग्रामिंग हो गई। और डी प्रोग्रामिंग करने के लिए भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको रीप्रोग्रामिंग करना है। So can we say that self-awareness leads to mindfulness? हाँ, ये शुरुआत की स्टेजेस हैं, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि वो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि पहली कक्षा में पीएचडी का क्वेश्चन बताना बहुत कठिन है और शब्दों में बताना तो बहुत कठिन है। ये गूंगे का गुड़ है, आपको समझ में आएगा जब आप करेंगे, उस स्तर पे पहुँचेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको 3 चीज़ें बोल सकता हूँ कि नंबर 1, आपके जो स्ट्रेसेस हैं, जितने मेंटल टेंशन है या जो आपको एंगर है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो निश्चित रूप से कम होगी। आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हुई, वो लोगों से रिलेशनशिप अच्छी होंगी, क्योंकि तब आप कुछ बायस्ड होकर सोचेंगे नहीं, कुछ पुराने थॉट्स के बेसिस पे सोचेंगे नहीं, वो आपका बेहतर होगा। आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और एक अच्छे एकेडमिशियन भी बनेंगे, क्योंकि आप अपने ब्रेन का उपयोग करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे और बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि आज जो टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो सीखेंगे कि जो आपने 9 दिन में सीखा उसको उपयोग कैसे करना है। अगर वो आपने नहीं सीखा तो सारी बात गड़बड़ है। एक छोटी सी कहानी से पंचतंत्र की मैं ख़त्म करता हूँ। 4 मित्र थे, सीखने के लिए गए थे बाहर। वहाँ पर उन्होंने बहुत ज्ञान सीखा, लौट के आ रहे थे काशी से वापस अपने गांव, तो एक कंकाल रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। सुनी होगी आप लोगों ने स्टोरी। एक ने तुरंत, आर्थोपेडिशियन था, उसने बताया ये स्केलेटन देख के लग रहा है कि ये तो शेर का स्केलेटन है। दूसरे ने कहा, जो सर्जन होगा, बोला मैं रिपेयर करके बना देता हूँ पूरा शेर की बॉडी। तो तीसरे ने कहा कि मैं तो उस पर लाइफ भी डाल सकता हूँ। तो जो चौथा मित्र था उसने कहा कि ऐसा मत करो, ये शेर जिंदा हो गया तो हम सबको खा जाएगा। तो बाकी 3 तो अपना, जो मैंने बोला कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उससे हमारा आई बना हुआ है, ईगो इतना स्ट्रांग था। अरे बोले तुम कहाँ बेवकूफ़ी की बात करते हो, हम लोग इतने विद्वान हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसने कहा 2 मिनट रुको, पहले मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँ। वो पेड़ पे चढ़ गया। उसके बाद तीसरे मित्र ने जैसे ही उसको जिंदा किया, उस शेर ने तीनों को खा लिया। यहाँ से क्या है हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि ये जो आपको शेर को ज़िंदा करना है, ये आपको फॉर्मल एजुकेशन सिखा रहा है, और जो उसका उपयोग कैसे करना है ये आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रही। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी स्पिरिचुअल होंगे और जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉलेज सीखेंगे। थैंक यू।